Chapters 1073 Wisdom is hard to use, 1074 Spy exposed, 1075 Simple words can turn a snake into a dragon, 1076 Transactions with Shadow Sect, 1/3, Chapter Start, Chapter 1073 अकाल का इस्तेमाल मुश्किल है ट्रेजर येलो हेवन डाउस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स से आया था। मिडीवल एंटिक्विटी एरा में एक रैंक 8 गू इमॉर्टल, जिसे डाउस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स के नाम से जाना जाता था, उसने गलती से येलो हेवन का एक टुकड़ा हासिल कर लिया। उसने यूएस टुकड़े को अपने ग्रोटो हेवन में फ्यूज कर दिया और ट्रेजर येलो हेवन बनाया। जब एक गू इमॉर्टल का इमॉर्टल एपर्चर इमेमोरियल 9 हेवंस के किसी टुकड़े को अब्जॉर्ब कर लेता है तो यूज 5 रीजन्स की बाहरी दुनिया में रख दिया जाता है और उस फिर से मूव नहीं किया जा सकता। ट्रेजर येलो हेवन के साथ भी यही था। 3 लाख साल पहले जब से उसकी लोकेशन पर रखा गया था, वो वहां से हिला नहीं था। लेकिन ट्रेजर येलो हेवन की आखिर एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? ये एक बहुत बड़ा राज था, लोगों को नहीं पता था। सालों से विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रेजर येलो हेवन का ओरिजिनल मालिक डाउस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स था। उसके बाद कोई सक्सेसर नहीं था। यहां तक कि कई इमॉर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स भी ट्रेजर येलो हेवन की आखिर लोकेशन नहीं ढूंढ पाए। ट्रेजर येलो हेवन आज तक आबाद है। ये 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड का नंबर 1 ओपन मार्केट है। आखिर ये अचानक बैंड क्यों हो गया? शैंक क्लैन के गू इमॉर्टल्स हैरान और आश्चर्यचकित थे। जब से डाउस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स ने ट्रेजर येलो हेवन बनाया था, वो 3 लाख सालों से खुला था और ना जाने कब ये गू इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन में सबसे बड़ी मदद बन गया था। हर गू इमॉर्टल के दिमाग में इसकी एक खास जगह थी। काफी लंबे समय से गू इमॉर्टल्स को ट्रेजर येलो हेवन के होने की आदत पड़ गई थी। फ्लैट जब ये बैंड हो गया तो सभी के होश उड़ गए। तुम्हें क्या लगता है कि ट्रेजर येलो हेवन अचानक बैंड क्यों हो गया? अरे नहीं, हम तो ईटीएन माउंटेन में दाव पर लगे रिसोर्सेज के पीछे अब जब ये बैंड हो गया है तो वो पूरी शर्त ट्रेजर येलो हेवन में ही फंस गई है। ये मत कहना कि ट्रेजर येलो हेवन का हेवनली स्पिरिट इतनी बड़ी रकम हड़पने की कोशिश कर रहा है। शैंक क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने अपना सर हिलाया। उसने इस आइडिया को नकार दिया। ट्रेजर येलो हेवन के हेवनली स्पिरिट को यूएस शर्त से कोई मतलब नहीं है। अगर वो करप्ट होता तो ट्रेजर येलो हेवन की ऐसी रेपुटेशन और स्टेटस नहीं होता। इतिहास में आज तक ट्रेजर येलो हेवन में करप्शन का एक भी केस नहीं हुआ है। लेकिन ट्रेजर येलो हेवन के बैंड होने के बारे में कुछ इंस्टेंसेस जरूर हुए हैं। ऐसा है क्या? हम जानना चाहेंगे, शैंक किंग ने जल्दी से पूछा। शैंक क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने धीरे से बोलना शुरू किया, एक राज खोलते हुए। जैसा कि पता चला, इतिहास में ट्रेजर येलो हेवन के बैंड होने के कुछ रिकॉर्ड्स दी और वो सब एक ही वजह से थे। यह इमेमोरियल येलो हेवन के टुकड़ों से जुदा था। इमेमोरियल 9 हेवंस लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, सफेद और काले थे। अभी सिर्फ व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन बचे हैं। येलो हेवन बहुत पहले ही टूट चुका था। इस समय डाउस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स जानता था कि वो आने वाली ट्रिब्यूलेशन से बच नहीं सकता, इसलिए उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का इस्तेमाल करके इमेमोरियल येलो हेवन के एक छोटे से फ्रैगमेंट वर्ल्ड को अब्जॉर्ब कर लिया और ट्रेजर येलो हेवन बनाया। भले ही वो ट्रेजर येलो हेवन के अंदर फंस गया और उसने अपनी आज़ादी खो दी, लेकिन उस अब किसी ट्रिब्यूलेशन का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रेजर येलो हेवन ने जब इमेमोरियल येलो हेवन फ्रैगमेंट को अब्जॉर्ब कर लिया तो वो सिर्फ दूसरे येलो हेवन फ्रैगमेंट्स को अब्जॉर्ब करके ही एक्सपेंड हो सकता था। इतिहास में ऐसे कई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ लोगों ने इमेमोरियल येलो हेवन का एक फ्रैगमेंट वर्ल्ड ट्रेजर येलो हेवन के हेवनली स्पिरिट को बेचा था। जब हेवनली स्पिरिट को वो मिल जाता तो वो ट्रेजर येलो हेवन को बैंड कर देता और खुद को एक्सपेंड करने के लिए येलो हेवन फ्रैगमेंट को अब्जॉर्ब करने पर फोकस करता। इस बार अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज नहीं हुआ तो केस यही होना चाहिए। शैंक क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने आखिर में अनुमान लगाया। वो सही था। इस दुनिया में शायद एक ही चीज थी जो ट्रेजर येलो हेवन के हेवनली स्पिरिट को हिला सकती थी, और वो द येलो हेवन फ्रैगमेंट्स। इमेमोरियल 9 हेवंस बहुत पहले ही टूट चुके थे। येलो हेवन के टुकड़े अब लगभग ना के बराबर थे। सिर्फ वो लोग जिनकी किस्मत बहुत तेज हो और उन्हें खास मौके मिले, वही उन्हें हासिल कर सकते थे। लेकिन हेवनली कोड का इतिहास बहुत लंबा था। उनका खजाना कल्पना से परे था। वो इमेमोरियल येलो हेवन का एक टुकड़ा निकाल सकते थे और उसका साइज भी काफी बड़ा था। अगर अमाउंट कम होता तो ट्रेजर येलो हेवन के हेवनली स्पिरिट को ट्रेजर येलो हेवन बैंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आसानी से फ्रैगमेंट को अब्जॉर्ब कर लेता। फ्लैट ट्रेजर येलो हेवन बैंड हो गया,
इसका मतलब येलो हेवन फ्रैगमेंट इतना बड़ा होगा कि हेवनली स्पिरिट के पास उसके एब्जॉर्प्शन पर पूरी तरह फोकस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ट्रेजर येलो हेवन हमेशा से अम्पार्शल रहा था, वो किसी का साइड नहीं लेता था, वो रहस्यमय था और हेवनली कोर्ट भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। अगर हेवनली कोर्ट हेवनली स्पिरिट से खुले आम यंग वूजी के ट्रांजैक्शंस को रिजेक्ट करने को कहता, तो हेवनली स्पिरिट उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और दूसरे 4 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को भी कोई परवाह नहीं होती। 5 रीजनल वॉल्स के साथ हेवनली कोर्ट का असर और कंट्रोल ZYA डटार सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक ही सीमित था। लेकिन हेवनली कोर्ट बेहद अमीर था, उन्होंने एक बड़ा येलो हेवन फ्रैगमेंट फेंक दिया। इस तरह से यिंग वूजी का खुद को बचाने का प्लान चौपट हो गया। डैम इट, हेवनली कोर्ट ने सच में ये किया। यिंग वूजी का चेहरा एकदम बेरहम था, उसने अपनी मुठियां इतनी जोर से खींची कि नसें उभार आई, वो दांत पीस रहा था जिससे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वो गुस्से से लाल था, लेकिन हेवनली कोर्ट के इस जबरदस्त कदम के आगे वो लाचारी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अचानक यिंग वूजी को खून की उल्टी हुई और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। नफरत और गुस्सा उसके दिल में भर गया था, इसके अलावा उस हड्डियों तक ठिठुरा देने वाली ठंडक भी महसूस हो रही थी। हेवनली कोर्ट ने सीधा येलो हेवन फ्रैगमेंट सस्ते में बेच दिया। वो यिंग वूजी को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रहे थे, ये उनके इस मामले में पक्के इरादे को दिखाता था। ये एक डेस्परेट सिचुएशन थी। हेवनली कोर्ट के इस मूव ने यिंग वूजी का आखिरी रास्ता भी बैन कर दिया था। वो बहुत बेरहम थे। ट्रेजर येलो हेवन के बिना भले ही यिंग वूजी इमॉर्टल गू बेचना चाहता, वो उसके पास ही फंस गए थे। और उससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह थी कि उसका इमॉर्टल गू आयन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ अभी भी अंदर फंसा हुआ था। ट्रांजैक्शन से माइल इमॉर्टल मटेरियल्स के बिना वो गू रिफाइन करना कैसे जारी रख सकता था? बिना समा के खाना नहीं बनाया जा सकता, इमॉर्टल गू के बिना वो इस सिचुएशन से कैसे निकलता? ट्रेजर येलो हेवन बैंड हो गया था, हेवनली स्पिरिट येलो हेवन फ्रैगमेंट को अब्जॉर्ब कर रहा था, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। इतिहास में सबसे छोटा पीरियड 2 महीने से ज्यादा का था। कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सिर्फ हेवनली कोर्ट को डिड्यूस करने दे सकता था, जबकि वो और बाकी लोग डिफेंड करते और टाइम खरीदते, जब तक कि आखिर में मजबूत दुश्मन उन्हें ढूंढने के लिए खुद ना आ जाते और वो उनका मुकाबला करने में फेल हो जाते। लैंग या ब्लेस्ड लैंड, फैंग युआन का रूप बदल गया था, वो फिर से एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया। उसने एक बार निर्वाणा फायर को मॉडिफाई किया था और लाइफ और डेथ के बीच अल्टरनेट करने के लिए एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल किलर मूव बनाया था। वो एक जिंदागू इमॉर्टल भी हो सकता था या एक मारा हुआ इमॉर्टल ज़ॉम्बी भी। लेकिन अब वो ये मेथड यूज नहीं कर रहा था। उसके सारे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू खो चुके थे, वो स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फैंग युआन का प्लान सिंपल था, उसकी सोल बाहर निकली और उसने अपना शरीर छोड़ दिया और एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी की लाश में प्रवेश कर गई। इन स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की लाशें ब्लेजिंग हेवन डीमनेस से आई थी। पुनर्जन्म के बाद फैंग युआन ने इनकी मांग की थी ताकि वो लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल एपर्चर के लिए एक फेल सेफ तैयार कर सके। उसने ब्लेजिंग हेवन डीमनेस से कई स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज हासिल किए थे। ये सारे बॉडीज स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में रखे गए थे। ये टियन माउंटेन के बाद उसने उन्हें लंग या लैंड स्पिरिट से वापस ले लिया था। इन इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज के अलावा वहां बड़ी मात्रा में कीमती इमॉर्टल मटेरियल्स भी थे। ज्यादातर क्वाजी रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स अर्थ ट्रेंच के गू फॉर्मेशन से माइल थे। कुछ रैंक 7 और 8 इमॉर्टल मटेरियल्स फॉलिंग हेवनली रिवर से उठाए गए थे। बो किंग के जागने से यूज बहुत फायदा हुआ था जब उसकी तलवार की रोशनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में फैल गई थी। फैंग युआन के पास ज्यादा इमॉर्टल एसेंस या इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स नहीं थे, लेकिन उसके पास गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स की कमी नहीं थी। लेकिन इन इमॉर्टल मटेरियल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उन्हें अभी इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। इमॉर्टल मटेरियल्स की पॉइंट नहीं थे, विजडम गू ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फैंग युआन काफी देर से विजडम गू को घूर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। विजडम की रोशनी छोड़ना तो दूर की बात थी, अपनी जगह दूसरे इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज का इस्तेमाल काम नहीं किया। मैं विजडम की रोशनी नहीं निकाल पा रहा हूं। फैंग युआन इससे हैरान नहीं था, उसने पहले हाई हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे। विजडम गू को फैंग युआन ने कभी रिफाइन नहीं किया था, उसने तो बस उस वक्त सिमुलेशन के हवाओं की वजह से उसके साथ एक एग्रीमेंट किया था। जिंदा रहना सभी जीवित प्राणियों की प्रवृत्ति थी, लेकिन विजडम गू सिर्फ फैंग युआन को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करता लग रहा था। उसकी बॉडी और सोल दोनों विजडम की रोशनी निकालने के लिए जरूरी थे। अगर एक भी गायब होता, अगर उसके पास सिर्फ सोल होती और बॉडी नहीं,
तो ये काम नहीं करता। इसका मतलब सबसे सीधा रास्ता है अपनी ओरिजिनल बॉडी वापस ले लेना। फैंग युआन ने सोचा, उसकी ओरिजिनल बॉडी अभी भी एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी थी, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं थी, वो विजडम की रोशनी में नहाने के लिए सूटेबल थी। लेकिन ये मेथड भले ही काम करता, प्रैक्टिकल नहीं था। यिंग वुजी पहले ही गायब हो चुका है, उसके पास शायद स्प्रिंग ऑटम सकाडा, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और दूसरे इमॉर्टल गू हो सकते हैं। इसके अलावा ही लूलन और ताई बाईयून शेंग शायद उसकी मदद कर रहे होंगे। पहले फैंग युआन के पास कैलेमिटी की वजह से टाइम नहीं था। ए फ्लैट, जब भी वो यिंग वूजी नाम की प्रॉब्लम के बारे में सोचता, उसे गहरा सर दर्द महसूस होता। इसलिए मुझे फैंग झेंग को ब्लड डेटी में रिफाइन करने की और भी जरूरत है। फैंग युआन की करंट बॉडी सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू से बनी थी, उसके कोई माँ बाप नहीं थे, इस दुनिया में किसी भी चीज से उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था। लेकिन फैंग युआन अभी भी फैंग झेंग को ब्लड डेटी में रिफाइन करना चाहता था। फैंग झेंग का इस्तेमाल करके रिफाइन किया गया ब्लड डेटी फैंग युआन की बॉडी का मुकाबला कर सकता था। भले हाई इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी बाद में वापस ना ली जा सके, फैंग युआन फैंग झेंग के ब्लड डेटी के बेस का इस्तेमाल करके यूज मॉडिफाई कर सकता था। या शायद वो उस अपनी सोल के साथ कंबाइन करके विजडम गू की पहचान वापस पा सकता था। ऑफ कोर्स ये सिर्फ फैंग युआन का इंट्यूशन था, लेकिन इंट्यूशन को कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर जब फैंग युआन का ब्लड पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल का था। जब फैंग युआन विजडम गू को टेस्ट कर रहा था, लंग या लैंड स्पिरिट भी देख रहा था। रिजल्ट्स देखकर उसने आह भरी और उस बहुत अफसोस हुआ। फैंग युआन ने चिंतित होकर लंग या लैंड स्पिरिट की तरफ देखा, क्या फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के पास विजडम गू का इस्तेमाल करने का कोई तरीका है? लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को घूरा, चिढ़कर जवाब दिया, सबसे आसान तरीका है अपनी कल्टिवेशन लेवल को रैंक 9 तक बढ़ाना और इस विजडम गू को सीधे रिफाइन कर लेना। फैंग युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराया, ये तरीका मुझे भी पता है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या कोई और तरीका है? साई, एक तरीका है जो तरीका नहीं भी है। मेन यूज लगातार लाइफ स्पैन गू खिला सकता हूं, कुछ समय तक खिलाने के बाद मुझे शायद विजडम गू की पहचान मिल जाए। अगर ये तरीका काम कर गया तो विजडम गू मेरा हो जाएगा, तब तक तुम्हें ये मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सोचा और मन ही मन मुस्कुराया। फैंग युआन की एक झुक गई, क्या इसे सीधे बोलना सच में ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं चाहता हूं? लैंग या लैंड स्पिरिट अपने पैर पटक रहा था। लैंड स्पिरिट्स झूठ नहीं बोल सकते, लानत है, मैंने तुम्हें अपने इरादे फिर से क्यों बता दिए? कमीने आदमी। चैप्टर 1074 जासूस का पर्दाफाश। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया, एक गहरी सांस लेते हुए। विजडम गू को खिलाने की कीमत बहुत ज्यादा थी, सिर्फ लंग या लैंड स्पिरिट हाई इसे चुकाने को तैयार था। फैंग युआन ने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू का इस्तेमाल करके पुनर्जन्म लिया, उसकी उम्र अब लगभग 16 साल थी। इस दुनिया में लोग एवरेज 100 साल जीते थे, इसका मतलब फैंग युआन के पास अभी भी लगभग 84 साल की जिंदगी बची थी, ये एक लंबा वक्त था। लेकिन फिर भी फैंग युआन जानता था कि अगर यूज लाइफ स्पैन घुमाए तो वो उन सबका इस्तेमाल खुद पर करेगा। भले ही वो उन्हें इस्तेमाल ना करे, वो उन्हें फ्यूचर में इमरजेंसीज के लिए बचा कर रखेगा। लाइफ स्पैन गू मॉर्टल गू थे, लेकिन लाइफ स्पैन गू इमॉर्टल ट्रांजैक्शंस में सबसे मजबूत करेंसी में से एक थे, लगभग कुछ भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। एक गू इमॉर्टल की कल्टीवेशन में दो बढ़ाएं आती थी, एक थी कलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस, दूसरी थी लाइफ स्पैन। भले ही कोई इमॉर्टल वेनरेबल या डेमन वेनरेबल जितना भी ताकतवर हो, उन्हें भी इन दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। असल में इस जमाने में जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाया था, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स से लाइफ स्पैन गू लूटना था ताकि वो अपनी उम्र बढ़ा सके। विजडम गू को खिलाना तो सेकेंडरी था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के आखिरी सालों में एक लंबे वक्त तक विजडम गू लगातार भूखा रहता था, उस गहरी नींद में जाना पड़ता था और उस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बाद में जब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया तो उस भी विजडम गू मिला, लेकिन वो यूज इस्तेमाल नहीं कर सका या उस खिलाने का खर्चा नहीं उठा सका। लाइफ स्पैन गू ढूंढना मुश्किल था, उसके पास खुद के लिए भी काफी नहीं थे। हालांकि अपने सोल पाथ अटेनमेंट लेवल के साथ वो अपने फाउंडेशन का इस्तेमाल करके दूसरे पाथ्स के एस्पेक्ट्स का फायदा उठा सकता था, उस वैसे भी विजडम गू की ज्यादा जरूरत नहीं थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के मरने के बाद उसका युग खत्म हो गया। उसके बाद दुनिया में फिर से लाइफ स्पैन गू पैदा होने लगे, और उसके बाद दुनिया में एक और बड़ा नाम सामने आया,
वो था पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल। उसने अपने आखिरी सालों में लाइफ स्पैन गू की तलाश की थी, लेकिन लाइफ स्पैन गू की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा थी। वो दुर्लभ होते गए जब तक कि वो गायब ही नहीं हो गए। पैराडाइज अर्थ के मरने के बाद एक नया साइकिल शुरू हुआ। जब दुनिया ने खुद को ठीक किया, लाइफ स्पैन गू फिर से दिखने लगे। हर 10 साल में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट आयोजित करता, नॉर्दर्न प्लेन्स के लाइफ स्पैन गू को लूटता, विजडम गू धीरे धीरे खिलाया जाता और ठीक होता, जब तक कि फैंग युआन ने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को तबाह नहीं कर दिया। और बाद में अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की वजह से विजडम गू फैंग युआन के साथ चला गया और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में आ गया। एक लंबी घटनाओं की श्रृंखला के बाद वो अब लंग या ब्लेस्ड लैंड में था। थ्री किंग्स ब्लेस्ड लैंड के दौरान मैंने सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करने के लिए डू लाइफ स्पैन गू इस्तेमाल किए, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं था। इस जिंदगी में मुझे ब्लेजिंग हेवन डीमनेस से एक लाइफ स्पैन गू मिला था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद मैंने ये मौका खो दिया और अब मेरे पास कोई लाइफ स्पैन गू नहीं है। चूंकि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस मुझे एक लाइफ स्पैन गू दे सकती थी, उसके पास जरूर एक से ज्यादा होंगे, लेकिन वो 10 एक्सट्रीम फॉर्मेशन में मर गई, उसके लाइफ स्पैन गू भी नाश हो गए। नहीं, फैंग युआन ने सोचा जब उस कुछ याद आया। लाइफ स्पैन गू ढूंढना मुश्किल है, यहां तक कि एक इमॉर्टल वेनरेबल या डेमन वेनरेबल को भी इसकी जरूरत और चाहत होगी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को स्पेक्ट्रल सोल ने साजिश करके मार डाला, उसकी जमा पूंजी जरूर स्पेक्ट्रल सोल ने ले ली होगी। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल का प्लान फेल हो गया, शैडो सेक्ट और ज़ॉम्बी अलायंस की बची हुई ताकतें अभी भी हैं, उनकी दौलत अभी भी बहुत बड़ी है। जहां तक लंग या लैंड स्पिरिट की बात है, उसके पास भी काफी लाइफ स्पैन गूदर, ये एक अच्छी खासी रकम थी। ये सारे लाइफ स्पैन गू लैंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर ही पैदा हुए थे। लैंग या ब्लेस्ड लैंड का इतिहास 3 लाख साल से भी ज्यादा पुराना था। उसने 2 वेनरेबल्स का दौर देखा था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड ओरिजिनली लैंग या ग्रोटो हेवन था, उसके पास एक बेहद विशाल स्पेस था। जानबूझकर एक ब्लेस्ड लैंड में गिरने के बाद, क्योंकि रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन इमॉर्टल एपर्चर वर्ल्ड में फ्यूज हो गया था, लंग या ब्लेस्ड लैंड का स्पेस बढ़ गया, वो कई ग्रोटो हेवन से भी बड़ा था। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हेरी मेन रहते थे, उन्हें 3 देशों में बांटा गया था। यहां के जीव प्रजनन करते थे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी संततियां होती थी। लाइफ स्पैन गू जीवों से पैदा होता है। जहां भी जीव रहते हैं, लाइफ स्पैन गू नेचुरली पैदा हो सकता है। एक विशाल स्पेस, अनगिनत निवासियों और एक लंबे इतिहास के साथ, लंग या लैंड स्पिरिट के ब्लेस्ड लैंड पर एब्सोल्यूट कंट्रोल के साथ, जब भी एक लाइफ स्पैन गू दिखता, वो उस तुरंत कलेक्ट कर लेता। इन सभी कारणों से लंग या लैंड स्पिरिट का लाइफ स्पैन गू का संचय लगातार बढ़ता रहा। फैंग युआन को आखिर संख्या नहीं पता थी, लेकिन वो आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि संख्या कम नहीं थी। आम गू इमोर्टल्स को लाइफ स्पैन गू की जरूरत होती, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट को नहीं। विजडम गू को एक्टिवेट करने के लिए गू इमोर्टल की लाइफ स्पैन खर्च करनी पड़ती है, और विजडम गू को खिलाने के लिए भी लाइफ स्पैन गू चाहिए। अभी के लिए मुझे लंग या लैंड स्पिरिट को हाई यूज खिलाने देना चाहिए। फैंग युआन लैंग या लैंड स्पिरिट के इरादों के बारे में बिना किसी जांच पड़ताल के जानता था। इसका कुछ नहीं हो सकता था। फैंग युआन के पास कोई लाइफ स्पैन गू नहीं था, वो उस खिला नहीं सकता था। वो खुद गहरी मुसीबत में था। जब गू इमोर्टल्स ट्रिब्यूलेशन से गुजरते हैं, तो वो हर बार और मजबूत होते जाते हैं। फैंग युआन अगले अर्थली कैलेमिटी के बारे में चिंतित था। उसके पास विजडम गू की परवाह करने का टाइम नहीं था। जब से विजडम गू उसके द्वारा ले जाया गया था, फैंग युआन ने यूज एक बार भी नहीं खिलाया था। सच तो यह था कि लंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन की मदद कर रहा था। वैसे भी भले हाई विजडम गू लैंग या लैंड स्पिरिट को पहचान ले, ये एक अच्छी बात है। मेरे करंट स्टेटस के साथ मेन लैंग या लैंड स्पिरिट के तरीकों से विजडम गू का इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे सिर्फ कुछ सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने होंगे। सभी गू वॉर्म्स टूल्स थे। उसकी सारी मेहनत उस अलूसरी गोल की तरफ थी। इस गोल के लिए फैंग युआन ने बहुत कुछ छोड़ दिया था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वो त्याग नहीं सकता था। विजडम गू के साथ एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लेकिन फैंग युआन को कोई निराशा नहीं हुई। जाने से पहले उसने लंग या लैंड स्पिरिट से एक चीज मांगी, एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू, जिसमें उसके चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू को रिफाइन करने का सीन रिकॉर्ड था। ये गू रिफाइनमेंट बहुत अजीब था। ट्रिब्यूलेशंस इतनी मजबूत हो गई। हम खुशकिस्मत थे कि हम सफल हो गए। फैंग युआन, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुम्हें मुझे बताना होगा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को जाने से पहले निर्देश दिया। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को कुछ पता नहीं चल पाया और ना ही मुझे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
फैंग युआन ने जवाब दिया। उसका एक धुंधला सा अंदाजा था कि ट्रिब्यूलेशंस सॉवरन इमॉर्टल फीटस गु की वजह से मजबूत हुई थी, लेकिन वो लंग या लैंड स्पिरिट को यह अंदाजा कभी नहीं बताता। ट्रिब्यूलेशंस पर रिसर्च करने के अलावा फैंग युआन का एक और गोल था। वो लंग या सेक्ट की जांच करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या कोई गद्दार बचा है। शुरू से ही फैंग युआन इस बारे में सतर्क था। शैडो सेक्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड में 2 गद्दार भेजे थे, अचानक से हेरी मैन गु इमॉर्टल्स के रूप में। जब शैडो सेक्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया तो इंडू जासूसों ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लेकिन उनके अलावा क्या लंग या सेक्ट में और भी जासूस हैं? ये समस्या फैंग युआन के लिए बेहद जरूरी थी। आखिरकार वो लंग या सेक्ट में शामिल हो चुका था। आने वाले लंबे समय तक यूज ट्रिब्यूलेशन से गुजरने और कल्टिवेट करने के लिए लंग या लैंड स्पिरिट पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसने ये जांच अभी शुरू ही की थी, उसके पास अब तक ना तो टाइम था ना हाई एनर्जी। कुछ देर उड़ने के बाद फैंग युआन अपने नए ठिकाने के करीब था। ये एक शानदार शहर था। बिल्कुल सफेद शहर की दीवारें गर्व से खड़ी थी। ऊंचे टावर्स के शिखर पर झंडे लटक रहे थे। ये एक क्लाउड सिटी था। क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट पर 12 क्लाउड सिटीज द हर शहर एक मोर्टल गू हाउस था। जब एक साथ एक्टिवेट किया जाता तो वो 12 वेव क्लाउड कंफ्यूजन फॉर्मेशन बना सकते थे जो पूरे क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट को ढक सकता था। ये 12 क्लाउड सिटीज पहले के 12 क्लाउड बिल्डिंग से बनाए गए थे। मौजूदा लैंग या लैंड स्पिरिट को शानदार चीजें पसंद थी, वो पिछले वाले से अलग था। फैंग युआन की नज़र में जो क्लाउड सिटी था वो लंग या लैंड स्पिरिट ने यूज दिया था ताकि वो वहां डिफेंड करे और रहे। दूसरे हेरी मैन गु इमॉर्टल्स, जिसमें लंग या लैंड स्पिरिट खुद भी शामिल था, हर एक ने एक क्लाउड सिटी पर कब्जा कर रखा था। शहर में कम निवासी थी, लेकिन जल्द ही और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि लंग या लैंड स्पिरिट के प्लान में वो 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच एक युद्ध छेड़ने वाला था और बेहतरीन गु मास्टर्स को चुनकर उन्हें नर्चर करने के लिए क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट में मूव करने वाला था। फैंग युआन क्लाउड सिटी की तरफ नीचे उतरा और लैंड किया। कई हेरी मैन गु मास्टर्स ने तेजी से उसका स्वागत किया। वो एलीट हेरी मैन गु मास्टर्स उन्हें लंग या लैंड स्पिरिट ने चुना था और फैंग युआन के पास भेजा था। एक तरफ वो फैंग युआन के रोजमर्रा के कामों का ख्याल रखते, लेकिन इसके पीछे एक इरादा ये भी था कि उन्हें कल्टीवेशन में फैंग युआन से गाइडेंस माइल। फैंग युआन को इन हेरी मैन की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन हेरी मैन गु मास्टर्स के लीडर ने बड़े अदब से फैंग युआन को बताया कि 6th सिटी लॉर्ड फैंग युआन से मिलने आए हैं। वो काफी देर से गेस्ट रूम में थे। 6th सिटी लॉर्ड गु इमॉर्टल 6th हेयर था। वो छठे क्लाउड सिटी की रक्षा कर रहा था। वो यहाँ क्यों है? फैंग युआन को अजीब लगा। वो गेस्ट रूम में आया और यूएस गु इमॉर्टल 6th हेयर से मिला। मेन 6th हेयर हूँ, 2nd सिटी लॉर्ड को मेरा प्रणाम। मैं आज आपसे कॉम्बैट के मामले में गाइडेंस लेने आया हूँ। 6th हेयर ने यह कहते हुए अपना सम्मान व्यक्त किया। फैंग युआन का एक्सप्रेशन नहीं बदला, लेकिन उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। जैसा कि पता चला, भले हाई 6th हेयर ने यह जोर से कहा था, वो चुपके से फैंग युआन को एक अलग मैसेज ट्रांसमिट कर रहा था। फैंग युआन, मैं यहाँ लॉर्ड यिंगवूजी की तरफ से तुमसे एक डील करने आया हूँ। यिंगवूजी, शैडो सेक्ट 6th हेयर जासूस था। एक पाल में बिजली की तरह अनगिनत ख्याल फैंग युआन के दिमाग में दौड़ गए। अरे, इतनी भी क्या फॉर्मेलिटी है? हम सब एक हाई सेक्ट से हैं, गाइडेंस की बात मत करो, हम जरूर स्पा कर सकते हैं। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए एक गर्माजोशी भरा एक्सप्रेशन दिखाया। वो पहले पीछे हटा और 6th हेयर को बैठने का इशारा किया, फिर अपनी जगह पर बैठा। ये कुछ कदम ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन फैंग युआन के दिमाग में अनगिनत ख्याल दौड़ गए। 6th हेयर जासूस है? क्या वो लंग या ब्लेस्ड लैंड में अकेला जासूस है? वो यिंगवूजी की तरफ से एक डील करने आया है। आखिर वो क्या ट्रांजैक्शन चाहता है? यिंगवूजी के तरफ क्या चल रहा है? यूज एक ट्रांजैक्शन चाहिए? क्या वो सच्चा है? क्या ये एक जाल है? क्या ये लंग या लैंड स्पिरिट की जांच पड़ताल है? आखिरकार मैंने लंग या सेक्ट ज्वाइन किया है और मेरे ऊपर एक इन्फॉर्मेशन पाथ अलायंस एग्रीमेंट है। ये सोचते हुए फैंग युआन बैठ गया। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी इर्द खंजर की तरह तेज थी। उसने 6th हेयर को गहरी कातिलाना नियत से देखा। उसने ठंडी आवाज में ट्रांसमिट किया, 6th हेयर, कितनी हिम्मत! जो तुमने अभी कहा क्या वो सच है? अगर ये सच है तो मैं तुम्हें फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के हवाले कर दूंगा फैसले के लिए। चैप्टर 1075 साधारण शब्दों से सांप भी ड्रैगन बन सकता है। 6th हेयर ने फैंग युआन को देखते हुए हंसा। उस बिल्कुल डर नहीं लगा। अगर उस चुगली करनी होती तो जैसे हाई 6th हेयर ने खुद को एक्सपोज किया था, फैंग युआन ने हमला कर दिया होता।
लेकिन फैंग युआन ने ऐसा नहीं किया, वो बैठ गया और कुछ खोखली धमकियां दी। इसका कारण सिक्स्थ हेयर को साफ पता था। उसने कहा, मैं पहले 12 क्लाउड सिटीज का इंचार्ज था। तुम्हारे यहां आने से पहले मैंने पहले हाई एक इमॉर्टल गू फॉर्मेशन सेटअप कर दिया था। ये ना सिर्फ हमें छुपा सकता है ताकि लंग या लैंड स्पिरिट को पता ना चले, बल्कि ये अलायंस एग्रीमेंट को भी दबा सकता है। तुम ट्राई करके देख सकते हो। फैंग युआन ने लंग या सेक्ट ज्वाइन कर लिया था, वो अलायंस एग्रीमेंट से बंधा हुआ था और आज़ादी से काम नहीं कर सकता था। खासकर जासूस सिक्स्थ हेयर से बात करना, यह अलायंस एग्रीमेंट के खिलाफ था। लेकिन सिक्स्थ हेयर की बातें सुनकर फैंग युआन ने ट्राई किया। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ छोटे अलायंस एग्रीमेंट रूल्स तोड़ने पर कोई बैकलैश नहीं हुआ। फैंग युआन की निगाहें गहरी थी। उसने कुछ देर बाद कहा, लगता है तुम सच में लंग या सेक्ट में एक जासूस हो। तुम क्या ट्रांजैक्शन चाहते हो? सिक्स्थ हेयर ने राहत की सांस ली। यूज डर था कि फैंग युआन बिना किसी बातचीत के उस पकड़ लेगा। पहली बड़ा तो पार हो गई थी। हालांकि वो लापरवाह नहीं हो सकता था। फैंग युआन बेहद कमीना और बेशरम था। वो एक धोखेबाज इंसान था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। भले ही उसने रिस्क लेकर अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी थी, खतरा अभी भी बहुत ज्यादा था। कोई चारा नहीं था। यिंग वूजी वहां बेबस हो चुका था। वो सिर्फ यही ट्री कर सकता था। फैंग युआन के साथ ट्रांजैक्शन करना मतलब शेर के साथ साजिश करना था। ये बहुत खतरनाक था। सिर्फ जब ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा और सबूत पक्का हो जाएगा, तब वो एक दूसरे से बन जाएंगे और उसके पास फैंग युआन पर एक पकड़ होगी। तब तक सिक्स्थ हेयर सुरक्षित रहेगा। लेकिन बिना ज्यादा नुकसान उठाए वो अपने मकसद को कैसे हासिल कर सकता था? सिक्स्थ हेयर परेशान था। वो अभी कमजोर साइड पर था। यिंग वूजी और मेरी गहरी दुश्मनी है। वो अचानक मेरे पास आ रहे हैं और उन्होंने अपने जासूस की आइडेंटिटी भी एक्सपोज कर दी है। उन्हें मुझसे कुछ काम है। इंटरेस्टिंग। मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या करने वाला है। फैंग युआन के दिमाग में ऐसा ही एक ख्याल था। सच कहूं तो लॉर्ड यिंग वूजी एक डेस्परेट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। वरना मैं तुमसे बात करने के लिए सामने नहीं आता, सिक्स्थ हेयर ने कहा। ओ! फैंग युआन की भुएं उठ गई। उसने दूसरे पार्टी को फिर से देखा। सिक्स्थ हेयर इतना ईमानदार था। फैंग युआन अंदर से हैरान था। कोई डील से पहले अपनी कमजोरियां क्यों एक्सपोज करेगा? फैंग युआन की ईर्ष्या चमकी। उसने सिक्स्थ हेयर के इस जानबूझकर किए गए खुलासे की चालाकी को महसूस किया। भले हाय सिक्स्थ हेयर यह न कहता, फैंग युआन को पता चल जाता। ये कहकर वो ये दिखा सकता था कि ये एक आखिरी कोशिश थी जो दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। लगता है लंग या लैंड स्पिरिट के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बाद मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी है। भले ही दूसरा पार्टी एक हेरी मन है, वो शैडो सेक्ट का एक जासूस है, वो एक लैंड स्पिरिट की तरह सीधा और आसानी से दबाया जाने वाला कैसे हो सकता है? फैंग युआन ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। ये सोचते हुए फैंग युआन ने धीरे धीरे और शांति से कहा, यिंग वूजी के पास मेरे शरीर के सारे जमा किए गए गू वॉर्म्स हैं। उसके पास ताई बाईयून शेंग और ही लूलैन की मदद भी है। वो ऐसी हालत में कैसे पहुंच सकता है? मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। सिक्स्थ हेयर ने अपना सर हिलाया। फैंग युआन, और जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है? तुमने स्पेशल विल सेटअप की और अपने गू वॉर्म्स को खुद ब खुद ब्लास्ट करवा दिया। तुमने सच में लॉर्ड यिंग वूजी को एक बड़ा सरप्राइज दिया। उसने गू वॉर्म्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 30% हाई बचे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, फैंग युआन को पूरा यकीन हो गया कि सिक्स्थ हेयर शैडो सेक्ट द्वारा भेजा गया एक जासूस था जो लंग या सेक्ट के अंदर छिपा हुआ था। फैंग युआन के विचार घूमने लगे। उसकी पहले की बातें पूरी तरह सच नहीं थी। सिक्स्थ हेयर के जवाब के बाद उस बहुत सारी कीमती जानकारी मिली। सोचना भी मत कि यंग वूजी सच में ही और बाई को कंट्रोल कर रहा है। हे लूलैन एक जबरदस्त शख्सियत है। यूज कंट्रोल करना आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंस के मरने के बाद उससे डील करना बहुत आसान हो गया है। उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल फिजिक है। अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो वो एक बेहतरीन मोहरा है। और ताई बाईयून शेंग एक नेक इंसान है। भले ही वो संकोच करता है और डरपोक है, उसके पास डू टाइम पाथ इमॉर्टल गू हैं। वो बहुत मदद कर सकता है। सोचना भी अजीब है कि वो दोनों यिंग वूजी के कंट्रोल में हैं। कितने अफसोस की बात है। फैंग युआन ने मन ही मन आह भरी। किस्मत अजीब तरीके से काम करती थी। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के बाद उसने और यंग वूजी ने जगह बदल ली थी। यूज सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू मिला, जबकि यंग वूजी को उसकी जमा पूंजी मिली। वो ही लूलन और ताई बाईयून शेंग का इस्तेमाल कर पा रहा था। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का एक स्प्लिट सोल होने के नाते उसके पास इन दोनों को कंट्रोल में रखने के अजीब तरीके थे।
यिंग वूजी के पास मेरे इमॉर्टल गू और ही और बाई की मदद है। ए फ्लैट, वो मेरे साथ एक ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा है, मैं उससे बस एक बड़ी कीमत वसूलूंगा। फैंग युआन ने मन ही मन कठोरता से सोचा। हालांकि आगे अपनी कमजोरी बताने के बाद सिक्स्थ हेयर ने अपनी बात बदली। डील से पहले मैं तुम्हें हमारी सच्चाई दिखाता हूं। इसे फ्री इंटेल समझो। ये इंटेल बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे फ्यूचर कल्टिवेशन से बहुत गहरा ताल्लुक रखती है, या ज्यादा सही कहूं तो इसका तुम्हारे जीने और मरने से लेना देना है। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें इस इंटेल की कीमत बढ़ा चढ़ा कर बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसे देखकर खुद ही अनुमान लगा लूंगा। फैंग युआन, क्या तुम जानते हो हेवेंस विल क्या है? सिक्स्थ हेयर ने पूछा। हेवेंस विल? फैंग युआन ने उलझन में पूछा। सिक्स्थ हेयर ने उसके एक्सप्रेशन को देखा और समझते हुए सर हिलाया, कहते हुए, तुम सच में बहुत सारी चीजें भूल गए हो, फैंग युआन। तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग युआन की भौहें थोड़ी उठ गई। सिक्स्थ हेयर ने कहा, तुमने एक बार हेवेंस विल के गाइडेंस का इस्तेमाल करके लॉर्ड यिंग वूजी के साथ सोल्स बदली थी, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फजीक का भेस धार कर, और आखिर में सॉवरन इमॉर्टल फीटस गुलर गए थे। लेकिन जो तुम नहीं जानते द वो ये था कि ये 11th एक्सट्रीम फिजिक ओल्ड मैन यानशी ने बनाया था। इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। कोई भी सोल जो पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी में रहती है, वो गहरी नींद में चली जाएगी और अपनी यादें खो देगी। भले हाई ओल्ड मैन यानशी ने इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश की, उसने सिर्फ नींद में जाने की कमजोरी को खत्म किया। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक अभी भी सोल को लगातार यादें खोने पर मजबूर करता था। समय के साथ और यादें खो जाती। ठीक इसी वजह से लॉर्ड यिंग वूजी लगातार यादें खो रहे थे और सिर्फ इमॉर्टल किलर मूव लीड सोल इनटू ड्रीम का इस्तेमाल कर सकते थे। ये कहते हुए सिक्स्थ हेयर ने एक इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू निकला। उसने इस गू को अपनी उंगली से घुमाया और मन ही मन आ भरी। इस गू वर्म की उसके लिए कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन फैंग युआन के लिए यह बेहद कीमती था। अगर सिचुएशन ऐसी ना होती तो वो ये फैंग युआन को क्यों देता? यिंग वूजी के ओरिजिनल प्लान में वो फैंग युआन की इस कमजोरी का इस्तेमाल करके उससे निपटने वाला था। सोचना भी अजीब था कि एक समय ऐसा आएगा जहां वो खुद फैंग युआन की इस कमी को ठीक करने में मदद करेगा। इस लेटर गू में ईटियन माउंटेन से पहले और बाद की डिटेल्स रिकॉर्ड हैं, एक नजर डालो। सिक्स्थ हेयर ने कहा और गू वर्म को फैंग युआन की तरफ फेंक दिया। फैंग युआन ने यूज पकड़ा और जांचा, कोई समस्या नहीं थी। उसने गू वर्म को एक्टिवेट किया और ईटियन माउंटेन के दृश्य उसके दिमाग में आने लगे। उसने पाया कि उसके पास सच में बहुत सारी जरूरी यादें नहीं थी। तभी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या। मैंने अपनी यादें खो दी थी। ये सच्ची एमनीजिया थी। अपनी यादें पूरी तरह से खो देने पर वो खुद इसका एहसास नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें पता होता कि वो कुछ भूल गए हैं, तो वो सच्ची एमनीजिया नहीं होती, वो उस आखिरकार याद कर ही लेते। हालांकि इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू के दृश्यों ने फैंग युआन को एक जाना पहचाना एहसास दिलाया। ऑफ कोर्स अभी भी एक चांस था कि वो उस धोखा दे रहे थे। कई बार चेक करने के बाद फैंग युआन का एक्सप्रेशन शांत था। उसकी निगाहें गहरी थी जब उसने कहा, लगता है मैंने अपनी यादें खो दी हैं, लेकिन मैं कैसे जान सकता हूं कि ये सच है? ये मन घड़ंत भी तो हो सकता है। सिक्स्थ हेयर ने अपने दांत पीसे। वो जानता था कि इस ट्रांजैक्शन का ये सबसे मुश्किल हिस्सा था। फैंग युआन और यंग वूजी दुश्मन उनकी गहरी दुश्मनी थी, उनके बीच विश्वास बहुत कम था। समस्या ये थी कि वो अपनी सच्चाई कैसे व्यक्त करे और फैंग युआन को अनपढ़ विश्वास दिलाए। अगर ये समस्या हल हो जाती तो ट्रांजैक्शन आसानी से आगे बढ़ता। सिक्स्थ हेयर के विचार तेजी से चल रहे थे, उसके दिमाग में लगातार टकरा रहे थे। वो अपने शब्दों को ध्यान से तोल रहा था। उस ऐसा करना ही था, क्योंकि फैंग युआन बिना पलक झपकाए किसी को भी मर सकता था। अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो अगर वो मर गया तो मर गया, लेकिन यंग वूजी के पास अपनी बॉडी को बचाने का मिशन था, ये फेल नहीं हो सकता था। एक लंबे समय के बाद सिक्स्थ हेयर बोला, फैंग युआन, तुम्हारे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है, तुमने पुनर्जन्म का अनुभव किया है, ये सब जानते हैं। लेकिन सच ये है कि भले ही तुम्हारे पास बहुत से राज हों, तुम्हारे पास हमसे कम साफ समझ है। हेवेंस विल विशाल है, ये हर जगह है, 5 रीजन्स और 9 आसमानों में, ये अतीत, वर्तमान और भविष्य में फैला हुआ है। हेवन का तरीका है अतिरिक्त चीजों को लेना और कामों को पूरा करना, ये संतुलन पर जोर देता है। और इंसानों का तरीका इसके बिल्कुल उल्टा है, ये कामों को कम करना और अतिरिक्त चीजों को जमा करना है। दोनों बिल्कुल विपरीत हैं और उनके बीच टकराव है। इसलिए पिछले वेनरेबल्स और कोई भी लेजेंड
हेवेंस विल के दबाव के निशाने पर होते हैं। कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस, लाइफ स्पैन गू, यह हेवेंस विल के डू ट्रम्प कार्ड्स हैं। फैंग युआन, तुमने पहले हाई डू ट्रिब्यूलेशंस का अनुभव किया है, एक अर्थली कैलामिटी थी और दूसरी एक इमॉर्टल गू का निर्माण। दोनों में ही तर्क से परे अद्भुत शक्ति थी। इसका कारण यह था कि तुमने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू का इस्तेमाल करके पुनर्जन्म लिया था और तुम्हारी नई बॉडी और इमॉर्टल एपर्चर में असीम संभावनाएं हैं। एक बार तुम बड़े हो गए तो तुम पिछले वेनरेबल्स को भी पीछे छोड़ दोगे। इसी वजह से हेवेंस विल तुमसे बेहद सतर्क है और तुम्हारे बड़े होने से पहले ही तुम्हें मार डालना चाहता है। फैंग युआन का दिल कांप गया। ट्रिब्यूलेशंस के बाद से वो इस सवाल पर विचार कर रहा था और अब सिक्स्थ हेयर ने यूज जवाब दे दिया था। हेवेंस विल। फैंग युआन ने मन ही मन बड़बड़ाया इस जुमले के बारे में सोचते हुए। सिक्स्थ हेयर ने आह भरी। उसने आगे कहा, मेरी नी बॉडी, स्पेक्ट्रल सोल ने शैडो सेक्ट, ज़ॉम्बी अलायंस बनाया और सॉवरेन इमॉर्टल फीटस रिफाइन किया, 1,00,000 साल तक तैयारी की और आखिर में फेल हो गया। यह हेवेंस विल का काम है। ना सिर्फ बड़ी ट्रिब्यूलेशंस और माई रेड्स ट्रिब्यूलेशंस थी, हमें अनगिनत दुश्मनों का भी सामना करना पड़ा। हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड के नेतृत्व में हेवनली कोर्ट इसका प्रतिनिधि था। और तुम, फैंग युआन, हमारी इंसानी ट्रिब्यूलेशन के छुपे हुए कातिल थे। तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग युआन ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसकी आंखें चमक रही थी। यूज गहरा इंटरेस्ट महसूस हुआ। वो तेजी से महसूस कर सकता था कि सिक्स्थ हेयर के शब्द उसकी सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव लाने वाले थे। सिक्स्थ हेयर हिचकिचाया। वो जानता था एक बार जब वो आगे के शब्द कहेगा, फैंग युआन की सबसे बड़ी कमजोरी हेवेंस विल को ना जानना ठीक हो जाएगी। असल में इससे शायद फैंग युआन का अनकंट्रोलेबल राइज शुरू हो सकता है। फैंग युआन अभी एक दलदल में फंसे अजगर की तरह था। इस अजगर की ईंट पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था। उस अपनी दिशाएं नहीं पता थी। वो कीचड़ में लुढ़क रहा था। लेकिन एक बार जब जानकारी फैंग युआन को दे दी जाएगी तो अजगर का कपड़ा हटा दिया जाएगा। उसकी नजर लौट आएगी। वो विशाल दुनिया को देख पाएगा और महसूस करेगा कि उस फंसाने वाला दलदल बहुत छोटा था। एक सही दिशा के साथ अपनी परिस्थितियों को जानकर अजगर अपना सर आसमान की तरफ उठाएगा। वो बड़े तूफान लाएगा। वो एक ड्रैगन बनकर पूरी दुनिया में आजादी से घूमेगा। ये शायद कुछ शब्द हाइदर, लेकिन फैंग युआन के लिए ये एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन था। इसकी कीमत अनमोल थी। चैप्टर 1076 शैडो सेक्ट के 7 सौदे 1/3 सिक्स्थ हेयर ये राज फैंग युआन को बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास सच में कोई चारा नहीं था। यिंग वू जी की हालत ने यूज ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए सिक्स्थ हेयर ने जारी रखा, फैंग युआन, तुम सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को सबसे नाजुक पाल में ले जा सके, ये सिर्फ तुम्हारी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें हेवेंस विल की गाइडेंस मिली थी। यहां तक कि ये सच भी कि तुम स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके रिबर्थ ले पाए, वो भी हेवेंस विल की साजिश का हिस्सा था, ताकि तुम पस्त में जाकर मेरे शैडो सेक्ट के ग्रैंड प्लान को बर्बाद कर सको। फैंग युआन ने यह सुना और उसका दिल दहल गया। पहला हिस्सा फिर भी ठीक था, लेकिन दूसरे हिस्से का कंटेंट। अपनी मेंटल शक्ति के बावजूद वो भी खुद को काबू नहीं कर पाया। बूम! इत्तेफाक से उसी वक्त बाहरी दुनिया में एक बड़ा झटका लगा। ये क्या हो रहा है? एक पाल में फैंग युआन फिर से शांत हो गया। वो उठकर बैठा और अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया। उसकी गिनू ने बादलों को चीर कर देखा। उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे थे, कई बिजलियां चमक रही थी। एक तूफान आ रहा था। सिक्स्थ हेयर ठंडा सा हंसा, लेकिन अंदर से वो उदास महसूस कर रहा था। फैंग युआन, तुमने अभी अभी ट्रिब्यूलेशन का सामना किया है। अभी भी लंग या ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारा हेवेंस विल बाकी है। मेरी पहले की बातों ने हेवेंस विल की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मैंने हेवेंस विल के गुस्से को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन सभी ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवेंस 5 रीजन से अलग छोटी दुनियाएं हैं। हेवेंस विल इस जगह को कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रिब्यूलेशंस पहले ही खत्म हो चुकी हैं। हेवेंस विल कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं है। फैंग युआन ने इनकार नहीं किया। उसने सिक्स्थ हेयर को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। बोलते रहो। सिक्स्थ हेयर पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन अब जब वो बोल चुका था तो उसने अंदर से राहत महसूस की। उसने और भी तेजी से बोलना शुरू किया, जारी रखते हुए, फैंग युआन, तुम्हारे स्प्रिंग ऑटम सकाडा में भी हेवेंस विल छिपा हुआ है। इसकी पुष्टि लॉर्ड यिंग वू जी ने की है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारा हर रीबर्थ हेवेंस विल से प्रभावित था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा गू इमॉर्टल की हर चीज का इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक विल को बचाए रखता है। यह विल स्प्रिंग ऑटम सकाडा के अंदर जाती है और रिवर ऑफ टाइम में प्रवेश करती है।
ऊपर की तरफ सफर करके पस्त में तुम्हारे शरीर तक पहुंचती है, जिससे एक रीबर्थ होता है। फैंग युआन, तुमने इसे कई बार इस्तेमाल किया है, तुम्हें यह साफ पता होना चाहिए। फैंग युआन का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिक्स्थ हेयर ने जारी रखा, स्प्रिंग ऑटम सकाडा में हेवंस विल है। हर बार जब तुम स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करते हो, यह हेवंस विल के लिए तुम पर अपना असर बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका होता है। क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ कुछ बची हुई विल होती है, तुम्हारे शरीर के बिना तुम्हारा फोकस भी रिवर ऑफ टाइम पर होगा, तुम ऐसी साजिश का अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। रीबर्थ के बाद तुमने नेचुरली सोचा होगा कि अपने रीबर्थ एडवांटेज का इस्तेमाल कल्टिवेशन के लिए कैसे किया जाए। ठीक इसी वजह से तुम हेवंस विल की साजिश का शिकार हुए। रीबर्थ से पहले जो चीजें तुमने अनुभव की, जो अवसर तुम जानते थे, क्या वो सच में वही थे जो तुम अब जानते हो? वो तथाकथित फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर्स सिर्फ हेवंस विल द्वारा छोड़े गए चारे द, ताकि हेवंस विल के एक टूल के रूप में तुम बड़े हो सको और ये टीएन माउंटेन तक पहुंच सको, शैडो सेक्ट के प्लान को बर्बाद कर सको। हमारे अनुमान के अनुसार तुम्हारे पहले रीबर्थ से पहले के फ्यूचर में शैडो सेक्ट सफल हो गया था। लेकिन हेवंस विल ये देखना नहीं चाहता था कि मेरी बॉडी फिर से एक वेनरेबल बने। बुकिंग पास्ट में क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो मेरी बॉडी का एक स्प्लिट सोल था, और इसके अलावा मेरी बॉडी के सॉवरन इमॉर्टल फीटस हासिल करने और रिवाइव होने के बाद वो जरूर बाकी सभी वेनरेबल से आगे निकल जाता। फ्यूचर में हेवंस विल मेरी बॉडी को खत्म करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने एक तरीका सोचा, तुम्हें टाइम में वापस भेजे कर एक साजिश रची, तुम्हारा इस्तेमाल करके पस्त को बदला और फ्यूचर को नए सिरे से बनाया। फैंग युआन ने अचानक पूछा, रुको, मुझे एक बात समझ नहीं आई, हेवंस विल ने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम एक अदरवर्ल्डली डेमन हो, सिर्फ अदरवर्ल्डली डीमंस हाई पस्त को बदल सकते हैं। अगर वो अदरवर्ल्डली डेमन नहीं है, तो एक वेनरेबल भी काफी नहीं है। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने पूरी जिंदगी कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ फेट गू को तोड़ पाया, वो उस नाश तक नहीं कर पाया या हेवंस विल को नुकसान पहुंचा पाया। ऑफ कोर्स तुम अकेले अदरवर्ल्डली डेमन नहीं हो, लेकिन चाहे जो भी हो, पर्सनल एक्सपीरियंस और हालत को ध्यान में रखते हुए इस समय के दौरान तुम टूल बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। सिक्स्थ हेयर ने जवाब दिया। फैंग युआन चुप हो गया। ये एक बिल्कुल नया नजरिया था, एक हैरान करने वाला खुलासा। सिक्स्थ हेयर की बातों ने फैंग युआन को एहसास दिलाया कि वो एक बहुत बड़ी साजिश में डूबा हुआ था। उसने अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों के बारे में सोचा, वो सैकड़ों साल तक भटकता रहा, क्या ये हेवंस विल का दबाव था? वो ब्लड डेटी रिफाइन करना चाहता था, क्या हेवंस विल ने यूज ऐसा करने से रोका था? ये बहुत आसान लग रहा था कि यूज स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इमॉर्टल गू रेसिपी मिल गया। स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन करने के बाद उस तुरंत सभी दास ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स के हमले का सामना करना पड़ा। सिक्स्थ हेयर ने उसके एक्सप्रेशन को देखा और समझा कि फैंग युआन प्रभावित हो गया था, लेकिन क्योंकि उसने खुद को व्यक्त नहीं किया, सिक्स्थ हेयर मन हाय मन कोसता रहा और फिर से पूछा, तुम्हारा स्प्रिंग ऑटम सकाडा सिर्फ रैंक 6 का है, फेल होने का चांस बहुत ज्यादा है। फिर तुम हर बार यूज इस्तेमाल करते वक्त सफल कैसे हुए? ऐसा नहीं है, मैं आखिरी बार फेल हो गया था। जैसे हाईफैंग युआन ने यह कहा, वो अचानक चूक गया। यह पॉइंट हेवंस विल की मौजूदगी का सबसे मजबूत सबूत था। उसकी एमनीजिया ने उसकी यादों के इस हिस्से को प्रभावित नहीं किया था। उस याद था कि उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल रीबर्थ के लिए किया था, क्योंकि यूज हेवन ओवरसीइंग टावर ने मारा था, वो बच नहीं सकता था और उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन इससे पहले ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल इमॉर्टल ज़ॉम्बी पहले हाई हेवन ओवरसीइंग टावर द्वारा भस्म हो चुका था। सिक्स्थ हेयर के एक्सप्लेनेशन के अनुसार इसे ऐसे समझा जा सकता है, ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल इमॉर्टल ज़ॉम्बी नाश्त हो गया, 10 एक्सट्रीम इमॉर्टल ज़ॉम्बी लाइफलेस फॉर्मेशन अधूरा था, वो गू रिफाइन नहीं कर सकता था। शैडो सेक्ट का प्लान फेल हो गया, एक ही रास्ता बचा था ही लूलैन, लेकिन वो ये टीएन माउंटेन पर नहीं थी। इसलिए हेवंस विल को ऐप टूल यानी फैंग युआन की जरूरत नहीं थी और वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करते वक्त फेल हो गया। इसके बजाय शैडो सेक्ट ने हार मानने से इनकार कर दिया। हेवंस विल के फैंग युआन को छोड़ देने के बाद शैडो सेक्ट ने रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके फैंग युआन को रीबर्थ करने और पस्त को बदलने में मदद की, जिससे शैडो सेक्ट का प्लान आगे बढ़ सके। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा आखिरी एक्टिवेशन फेल हो गया था? फैंग युआन ने सिक्स्थ हेयर को देखा। सिक्स्थ हेयर ने पलक झपकाई और उसके हाथों में ठंडा पसीना आ गया। वो नेचुरली ये नहीं जानता था, वो सिर्फ एक स्प्लिट सोल था। उसने ये टीएन माउंटेन की लड़ाई में हिस्सा तक नहीं लिया था, वो पूरा समय लंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर ही था। इसके अलावा
उसके पास सिर्फ यंग वूजी हाई एक हाई उप था। उसकी बहुत सारी जानकारी यंग वूजी से हाई आई थी, लेकिन वो जानता था कि यंग वूजी ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक्टिवेट किया था। ओरिजिनली यिंग वूजी फैंग युआन द्वारा साजिश का शिकार हुआ था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडा की वजह से एक रिसेट हुआ जिससे मौजूदा सिचुएशन पैदा हुई। सिक्स्थ हेयर सोच रहा था कि क्या यूज फैंग युआन को ये राज बताना चाहिए। वो जितना सोचता उतना हाई नर्वस होता जा रहा था। उस नहीं पता था कि फैंग युआन ये बताने के बाद क्या रिएक्शन देगा। लेकिन इस वक्त फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया, कहते हुए, छोड़ो, बोलते रहो। सिक्स्थ हेयर ने राहत की सांस ली। उसने एक सांस छोड़ी और अपनी भावनाओं को शांत किया। उसने जारी रखा, हेवंसविल ने तुम्हें एक टूल बनाने का प्लान बनाया। ये एक शानदार चाल थी। हमने अनजाने में ये मान लिया था कि एक अदरवर्ल्डली डेमन का हेवंसविल से कोई लेना देना नहीं होगा। इसी वजह से यहां तक कि मेरी में बॉडी भी धोखा खा गई। थ्री किंग्स ब्लेस्ड लैंड के बाद हमारे एक स्प्लिट सोल ओल्ड मैन यानशी को पता चला कि तुम्हारे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है, कि तुम कोई ऐसे हो जो रीबर्थ हो चुका है। लेकिन क्योंकि तुम पहले हाई हो इमॉर्टल इनहेरिटेंस जा चुके द और हमारा 100,000 साल का प्लान बिल्कुल सामने था, हम बाहरी परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने चुपके से तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की। इसलिए ओल्ड मैन यानशी ने तुम्हारे लिए डिडक्शंस को ब्लॉक कर दिया और इस वजह से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स फंग जियोगे का ग्रुप लुओपो वैली पहुंच गया। अस लड़ाई में भले हाई ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी बच निकला, यूज ओल्ड एंसेस्टर जूहू ने पकड़ लिया। हेवनली कोर्ट और नॉर्दर्न प्लेन्स के ये गू इमॉर्टल्स सभी हेवंसविल से चुपके से प्रभावित थे। वो मेरी में बॉडी की ह्यूमन ट्रिब्यूलेशन का हिस्सा थे। फैंग युआन, रीबर्थ के बाद सदर्न बॉर्डर से नॉर्दर्न प्लेन्स जाते वक्त तुम्हारे सामने बहुत सी अनएक्सपेक्टेड मुसीबतें आई, है ना? ये सब हेवंसविल ने तुम्हें खत्म करने के लिए किया था। उसी तरह लॉर्ड यिंगवूजी अब एक डेस्परेट सिचुएशन में है। इसका एक कारण यह भी है कि लॉर्ड यिंगवूजी ने तुम्हारी बॉडी हासिल कर ली है। उसने तुम्हारे लिए बहुत से दुश्मन भी अट्रैक्ट किए हैं और वो तुम्हारी जगह प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। फैंग युआन, तुम्हारा नाम डेमन जजमेंट बोर्ड पर है। दास ग्रेट एंशिएंट सेक्स तुम्हारे पीछे हैं, यहां तक कि हेवनली कोर्ट भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। लॉर्ड यिंगवूजी तुम्हारे फ्यूचर का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाकी 4 रीजन्स में छुप कर और सेंट्रल कॉन्टिनेंट ना जाकर सुरक्षित रह सकते हो? मेरी में बॉडी ने हेवन को डिफाई करके गू रिफाइन किया, लेकिन हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स फिर भी हमारे पीछे आ सकते थे। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स का रीजन्स ट्रैवल ना करने का मुख्य कारण 5 रीजनल वॉल्स नहीं हैं, बल्कि उनकी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस हैं। एक बार जब वो पहुंच जाते हैं तो नतीजा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। अगर उनकी ट्रिब्यूलेशन प्रभावित हो गई तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स अपने इमॉर्टल एपर्चर्स हेवनली कोर्ट को दे देते हैं। उनकी कोई कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस नहीं होती। वो बाहर एक फैंटम अपर्चर का इस्तेमाल करके जाते हैं और उनके पास अपनी लाइफ स्पैन बचाकर सोने का तरीका है। फैंग युआन, मैं ये पूछता हूं, अगर मैंने आज तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया होता तो क्या तुम्हें हेवंसविल के बारे में पता चलता? इस साजिश के बारे में जिसने तुम्हें एक टूल बना दिया? तुम और मेरी में बॉडी में गहरी दुश्मनी है, ये सच है, लेकिन तुम हमसे करीबी रूप से जुड़े हुए भी हो। लॉर्ड यिंगवूजी गंभीर खतरे में है। अगर वो हेवनली कोर्ट के हाथों में आ गया तो तुम्हारे साथ उसका रिश्ता और तुम्हारी जानकारी सब लीक हो जाएगी। हेवनली कोर्ट तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि हेवनली कोर्ट वो गुलाम हैं जो हेवंसविल की रक्षा करते हैं। पहले फंग जियोगे और दूसरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स नॉर्दर्न प्लेन्स जांच पड़ताल करने गए और बाद में हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड ने सदर्न बॉर्डर में एक हमला किया। फैंग युआन, तुम और लॉर्ड यिंगवूजी एक हाई रस्सी से बंधे हो। अगर वो मारा तो तुम्हारा नंबर भी जल्द ही आएगा। सिक्स्थ हेयर की वाणी में गजब की प्रभावित करने की शक्ति थी। वो बिना रुके बोलता रहा। उसने अपने कारणों को मजबूत सबूतों के साथ पेश किया। ये सच में विश्वसनीय और समझने लायक था। फैंग युआन इतना प्रभावित हुआ कि वो कहने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम सही कह रहे हो, बात तो ऐसी ही है। मुझे लगता है हम एक अच्छी डील कर सकते हैं। सिक्स्थ हेयर खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, काम बन गया। इस पल वो रोने ही वाला था, क्योंकि हाल ही में वो बहुत ज्यादा प्रेशर में था। उसकी वजह से फैंग युआन ट्रिब्यूलेशन में सफल हुआ और उसने चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू रिफाइन किया। कारण या मकसद चाहे जो भी हो, नतीजा साफ था। गलती उसकी थी। वो अफसोस और दुख से भरा हुआ था, इसलिए उस अपनी गलती सुधारनी थी। ए फ्लैट, उसने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज की और फैंग युआन को मारने के लिए एक बड़ा रिस्क लिया।
यह यिंग वूजी का आइडिया था, लेकिन सिक्स्थ हेयर भी इसमें अपनी मर्जी से शामिल था। ए फ्लैट ऐसा लग रहा था कि सब कुछ वर्थ इट था। फैंग युआन हाई यिंग वूजी का आखिरी रास्ता था। सिक्स्थ हेयर ने अकेले हाई यिंग वूजी के लिए यह संभावना खोल दी थी। चैप्टर एंड।